नमस्कार, स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस लेकर के आता हूं। तो हमारी ये क्लासेस मॉर्निंग में 10 to 11 AM के बीच में होती हैं और जो प्रीवियस क्लासेस की हैं उसमें हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज में के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको लेकर के हम आए हैं वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड रिलेटेड कन्वेंशंस। मतलब ओजोन लेयर जो है इसका क्षरण क्यों हो रहा है, क्या उसके कारण हैं और इस क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन या प्रोटोकॉल या कौन कौन सी संधियां ये सब की गई हैं। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहली चीज तो है व्हाट इज ओजोन लेयर। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि ओजोन लेयर होती क्या है। तो बेसिकली देखिए, ओजोन लेयर का मतलब है, जो ओजोन लेयर है उसका मतलब है कि ऐसी लेयर एटमॉस्फेयर में जहां पर ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ओजोन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब इसका कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा होता है, तो देखो ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो जगह पर पाई जाती है। ओजोन जो है ये दो जगह पर पाई जाती है। एक को बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और एक को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एक होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, जो क्षोभ मंडल है इसमें पाई जाती है। तो ये हम जहां पर रह रहे हैं, जहां हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं एयर को, वहां पर ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पाई जाती है। तो ये ओजोन जो होती है ये हमारे लिए अच्छी गैस नहीं होती है। अगर हम इसको ब्रीद करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। इसका मतलब ये एक पॉल्यूटेंट है, ये एक प्रदूषक है जो कि अगर हमारे ट्रोपोस्फियर में पाया जा रहा है। बट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होती है ये हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारे नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए ये बेनिफिशियल होती है। तो ये होती है बेनिफिशियल। अब ये क्यों बेनिफिशियल होती है? क्योंकि ओजोन लेयर की प्रॉपर्टी होती है कि ये यूवी रेज को फिल्टर आउट करती है। सन में जो यूवी रेज होती हैं उनको ये फिल्टर आउट करती है, उनको ये ब्लॉक करती है। ये ओजोन लेयर की खास बात होती है। अब ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या मतलब है, क्षरण क्या हो रहा है? तो क्षरण का मतलब ये नहीं कि ओजोन लेयर पूरी की पूरी गायब हो गई, वहां पर कोई गड्ढा बन गया और जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन लेयर के क्षरण का मतलब है कि ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ जाना। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक होल बन गया जहां से सीधे डायरेक्टली सनरेज आ रही हैं, तो जिसको ओजोन होल बोलते हैं। तो ओजोन होल का मतलब यह नहीं होता है कि पूरी की पूरी ओजोन वहां से खत्म हो गई। ओजोन होल का मतलब होता है कि जितनी थिकनेस थी वो थिकनेस कम हो गई है और थिकनेस काफी ज्यादा कम हो गई है, तो वहां पर उसको बोलते हैं साइंटिस्ट कि ये ओजोन होल क्रिएट हो गया है। तो अब ओजोन होल क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, या थिकनेस कम हो जाए, अगर उसकी मोटाई कम हो जाए ओजोन लेयर की, तो क्या होता है, तो वो अच्छे से यूवी रेज को फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और ऐसे में यूवी रेज हमारी अर्थ तक पहुंचने लगेंगी और ये यूवी रेज हमारी अर्थ में हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, क्योंकि यूवी रेज में लंबे समय तक एक्सपोज रहने से स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। जो बर्ड्स होती हैं, इनके जो एग्स हैं, अगर इस पर एक्सपोजर मिल जाए यूवी रेस का तो ये इनफर्टाइल हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्यूपा वगैरह होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे सीड्स वगैरह हैं, तो अगर उनको जर्मिनेट होना है, यूवी रेस का एक्सपोजर उनको मिल गया तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं यूवी रेस जो होती है ये करती है। ठीक है, इसीलिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यूवी रेस का जब एक्सपोजर बढ़ जाए तो हमको सनस्क्रीन बताते हैं वो लोग कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन क्या करती है? सनस्क्रीन बेसिकली ये जो यूवी रेज आ रही हैं इनमें होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला।
अब एसपीएफ बोलते हैं, एसपीएफ 20, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50। सन प्रोटेक्शन फार्मूला जो होता है इसमें बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स का, कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूवी रेस को हमारी स्किन में पहुंचने से पहले ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए एसपीएफ रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको यूवी रेस, हार्मफुल यूवी रेस से बचना है। तो बेसिकली ओजोन लेयर का काम जो होता है वो यही होता है, हमको हार्मफुल यूवी रेस से बचाना। तो जैसे ये हमारे अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये हमारा ट्रोपोस्फियर हो जाता है, जिसकी आपको हाइट सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर के बीच में मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर आता है, तो ये हो जाता है हमारा ट्रोपोस्फियर, और इसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, ये 50 किलोमीटर तक जाता है हाइट में, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में 20 से 22 किलोमीटर की रेंज में, 20 से 24 या 22 किलोमीटर की रेंज में यहां कहीं पर पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ये पाई जाती है, ओजोन लेयर। ठीक है, अब सन की रेज जब आती हैं तो ये इसको यहीं पर ब्लॉक कर देती है, या पूरा तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ मैक्सिमम पोर्शन इसका ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और इस तरह से आगे की श्रृंखला हमारी बढ़ती है एटमॉस्फेयर की। तो आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब ओजोन में हमने बताया आपको कि दो तरह की ओजोन है। एक तो आपकी जो हमने बताया ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, यहां पर जो ट्रोपोस्फियर हमने बनाया था। हालांकि जो ट्रोपोस्फियर की ओजोन है उसका अमाउंट बहुत कम है। ये जो ट्रोपोस्फियर की ओजोन हमने बनाई थी यहां पर, इसका अमाउंट बहुत कम होता है, और ये ओजोन बन जाती है आपके नाइट्रोजन पोल्यूशन और सल्फर पोल्यूशन की वजह से। उसके अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ें तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन पोल्यूशन होता है, NO2 गैस है, ये अगर यूवी रेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो NO+O बना देती है, और ये जो O है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके यूवी रेस की प्रेजेंस में ये ओजोन बना देती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन होती है यहां पर। ठीक है, ये यूवी रेस की प्रेजेंस में होती है, तो इसलिए ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बन जाती है। जो क्षोभ मंडल की ओजोन है वो इस वजह से बन जाती है, नीचे क्रिएट हो जाती है। बट जो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है वो नेचुरली वहां पर पहले से ही मौजूद है, और वो भी बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। बट बनने और बिगड़ने में वहां पर बैलेंस बना रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। का मतलब जितनी ओजोन लेयर बनती है उतना ओजोन लेयर का क्षरण होता रहता है। अभी क्या हो रहा है, अभी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम लोग कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस इमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं ODS। ODS इसका मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओजोन का क्षरण करने वाले कुछ पदार्थ हैं। जैसे कि इसमें गैसेस आती हैं, बेसिकली वो गैसेस जिनमें हैलॉन्स मिले हुए हैं। ठीक है, हैलॉन्स का मतलब हैलोजेंस या हैलॉन्स, इनका मतलब है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसको बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs, ये सब गैसेस जो हैं बेसिकली ये हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस का भी रीजन बनती है और ओजोन डिप्लीशन का भी रीजन बनती है। बेसिकली ये और ये तो ओजोन डिप्लीटिंग है ही है, ये बहुत ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, CFCs हो या HCFCs हो, इनकी अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये हमारे ओजोन में जाकर के हमारी ओजोन का क्षरण बहुत तेजी से करती हैं। अब इनका इस्तेमाल कहां पे होता है, तो इनका इस्तेमाल हो रहा है इस समय रेफ्रिजरेंट के रूप में, जो हो रहा था बेसिकली, जो हम लोग रेफ्रिजरेंट्स में ठंडा करने का जो कैपेबिलिटी होती है उस पे इस गैस का इस्तेमाल करते थे। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें इस गैस का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो फोम बनाने वाले जो एजेंट्स होते थे, जहां पर फोम बनाया जाता है वहां पर इस गैस का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे कुछ स्प्रे आते थे जो फॉग डेवलप करते थे, उसमें इस गैस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब गैसेस इन चीजों के लिए इंडस्ट्रियली यूज होती थी। अभी हुआ क्या, जब ये पता लगा साइंटिस्ट को 1970s के बाद कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है और उसके लिए ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं,
तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे की पूरी दुनिया में एक इन गैसेस को हटाने को लेकर के एक मुहिम छेड़ी गई और उसमें बहुत सारी डिबेट्स हुई और डिबेट्स में फाइनली ये निकल करके सामने आया कि भाई अगर ओजोन लेयर को हमको प्रोटेक्ट करना है तो हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसीज और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कई सारे कन्वेंशंस आए। अब सबसे पहले तो ओजोन लेयर क्या होती है हमने समझ लिया। दो तरह की ओजोन्स होती हैं जो हमको पाई जाती है, ये भी हमने समझ लिया। एक हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है और एक हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। जो ट्रोपोस्फेयर की ओजोन होती है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट एस्पेक्ट पे ओजोन लेयर के। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे हमने अभी आपको बता दिया है कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जिनको हम ओडीएस बोलते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ट्राइक्लोरोइथेन है, फ्रेयॉन्स है, हैलॉन्स है। ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। यहां आपको बेसिकली एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी जिसका नाम है हैलोजेंस, जिसमें आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जरूर मिलेगा। जैसे कि यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन मिल गई, फ्लोरीन भी मिल गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, क्लोरीन भी फ्लोरीन भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर क्लोरीन आ गई, फिर यहां पर ट्राइक्लोरोइथेन, फिर क्लोरीन आ गई, फ्रेयॉन्स में भी ऐसे ऐसे, हैलॉन्स में तो आते हैं सब। तो इस तरह से बेसिकली जो हैलोजेंस होते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए। इसीलिए इनसे बने हुए सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं, इनसे बने हुए पदार्थों को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब यहां देखिए इस प्रक्रिया को हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। व्हाट इज द प्रोसेस जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता कैसे है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो पहली बात तो हमने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, सीएफसी गैस जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करने के लिए। अब देखिए कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन सीएफसी करती है। देखिए ये कार्बन हो गया, इसके साथ एक फ्लोरीन जुड़ गया और इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 क्लोरीन के एटम, एक फ्लोरीन का, एक कार्बन का एटम है। ठीक है, अभी देखो ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऊपर जा रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच रही है पोलर वोर्टेक्स की वजह से, भी उसका रोल मैं बताऊंगा क्या होता है पोलर वोर्टेक्स और क्या होता है कोल्ड मास, एयर मास, इनका रोल क्या है यहां पर। ठीक है, अभी एक नया टेक्निकलिटी, ये हम थोड़ा सा डेप्थ में चल रहे हैं, टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ओजोन लेयर सब्सटेंस जो है ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वर्क करते हैं। तो देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में जब पहुंची तो यहां इसको मिल गई ओजोन, और ओजोन के साथ साथ इसको यूवी रेज भी मिल गई क्योंकि वहां पर तो है ही अवेलेबल यूवी रेज। अब जब ये ओजोन लेयर इसको मिली तो ओजोन ने क्या किया, क्लोरीन के एक एटम को यहां से फ्री करा दिया। क्लोरीन के एक एटम यहां से फ्री हुआ और इसके साथ ऑक्सीजन का एक एटम यहां पर मिला इसके साथ, तो ClO बन गया प्लस ऑक्सीजन फ्री हो गई। यहां से क्लोरीन का एक एटम टूटा, यहां से ऑक्सीजन का टूटा और ClO प्लस O2 बना दिया, ऑक्सीजन फ्री होकर निकल गई। ठीक है, अब देखो ये जो ClO था, इस ClO में क्या हो रहा है, वापस से नेसेंट ऑक्सीजन जो मौजूद रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो इसके साथ मिल जाएगी, तो क्लोरीन अलग हो जाएगी और O2 ये अलग हो जाएगा वापस से, तो क्लोरीन प्लस O2 अलग हो गया। अब ये देखो ये वापस से क्लोरीन का एक एटम फ्री हो गया। अब ये क्लोरीन का जब एटम फ्री हो गया तो फिर से ओजोन के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और फिर से ClO प्लस ऑक्सीजन फ्री करा देगा। अब आप देखिए ओजोन जो गैस है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, धीरे धीरे करके ये ओजोन यहां पे भी लग गई, एक एटम यहां पे भी लग गया, एक एटम यहां पे भी लग गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ओजोन धीरे धीरे, क्लोरीन एक चेन रिएक्शन डेवलप कर रही है और ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रही है। तो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की वजह से धीरे धीरे करके ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और क्लोरीन का एटम मल्टीपल टाइम्स यही रिएक्शन किया करता है और एक क्लोरीन का एटम बार बार ओजोन को कन्वर्ट करता रहता है ऑक्सीजन में, बार बार कन्वर्ट करता रहता है ऑक्सीजन में।
जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहता है। ये चेन रिएक्शन बन जाती। अब यहां से आप फिर देखेंगे, फिर वही रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ClO प्लस O2, ClO में फिर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, फिर Cl प्लस O2 निकल आएगा, फिर ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करके फिर यही ClO बना देगी। तो ऐसे करके ये चेन रिएक्शन स्टार्ट रहती है। तो ये इस तरह से कुछ CFCs या HCFCs जो होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती हैं। नेक्स्ट चीज पे अब हम आते हैं। अब इस रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स का बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रोल होता है। बेसिकली जो ओजोन होल है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जहां हुआ, जो ओजोन होल पाया जाता है वो ज्यादातर आपका जो अर्थ है इसके सदर्न वाले पोल पे, साउथ पोल पे, जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है, अंटार्कटिका के ऊपर ज्यादा बनता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है पोलर वोर्टेक्स, क्योंकि अंटार्कटिका के पास सर्दियों में टेंपरेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, और जब टेंपरेचर डाउन चला जाता है तो ये पोलर वोर्टेक्स हो जाता है काफी ज्यादा स्ट्रांग। तो इसको समझते हैं क्या होता है पोलर वोर्टेक्स। देखिए, ये हमारा पोलर वोर्टेक्स वैसे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में बनता है, बट सदर्न हेमिस्फीयर का पोलर वोर्टेक्स ज्यादा आप कह सकते हैं पावरफुल होता है। क्यों होता है? देखिए, यहां से कोल्ड एयर मास अप्रोच कर रहा है, यहां से वार्म एयर मास, मतलब साधारण भाषा में हम समझते हैं तो यहां से गर्म हवा, बिकॉज ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन से गर्म हवा जा रही है, और इधर से ठंडी हवा, दोनों जहां पर मिलती हैं वो आपका एक फ्रंट वाला रीजन बना देता है। अब जब सर्दियों में कोल्ड एयर मास ज्यादा तेज हो जाता, ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो ये विंड्स जो होती हैं ये बेसिकली पोलर वोर्टेक्स नॉर्थ पोल के ऊपर बन जाता है, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि चक्कर लगाता रहता है चारों तरफ, किसके? पोल के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है कोल्ड एयर मास। ठीक है, ये पोलर वोर्टेक्स होता है। तो नीचे की जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ, इधर की एयर पोल्स की तरफ बढ़ती रहती है, और यही एयर जो होती है ये लेकर के जाती है जितना भी हम लोग इमिशन यहां पर कर रहे हैं नीचे, चाहे वो एसी से कर रहे हो, चाहे रेफ्रिजरेटर से कर रहे हो, या फोम बनाने की किसी फैक्ट्री से हो रहा हो, या हम लोग स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे हो रहा हो, ये सब इसी के साथ में स्ट्रेटोस्फीयर तक चला जाता है। और पोलर वोर्टेक्स जब स्ट्रांग होता है तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? पोलर वोर्टेक्स जब स्ट्रांग होता है तो ये बनाता है एक तरह का बादल जिसका नाम है PSC। PSC का मतलब है, PSC मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ये बनाता है PSCs। ठीक है, और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये जो रिएक्शन हमने बताई आपको, इसको और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में कुछ एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ एसिडिक कंपोनेंट होते हैं। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में कुछ एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपको HCl वगैरह मिल जाएगा, और इसी वजह से जब सर्दियां होती हैं, जब पोलर वोर्टेक्स ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ओजोन होल भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज ये चेन रिएक्शन को और ज्यादा पुश कर देता है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर वोर्टेक्स का बड़ा रोल होता है इस चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, अब देखो कुछ कन्वेंशंस जब साइंटिस्ट को 1970s के दौर पे पता चल गया कि भाई ODS की वजह से, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन होल्स काफी बढ़ रहा है तेजी के साथ में, ये चीज जब पता चल गई तो अवेयरनेस हुई। अवेयरनेस के बाद कई सारे मीटिंग्स बुलाई गई, और उसके बाद फाइनली वियना कन्वेंशन जो है, वियना में, और वियना ऑस्ट्रिया में है, तो वियना में इस बात पर सहमति बनी कि भाई वियना में इस बात पर सहमति बनी कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रही हैं। तो यह सहमति बनी, और वियना कन्वेंशन जो हुआ ये 1985 में हुआ, 1985 में। इसका रोल क्या था? इसका यूज क्या था? तो यूज इसका मतलब उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, यही इसका उद्देश्य था, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का उद्देश्य था इस वियना कन्वेंशन का। तो सिंपल सा क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में आ जाता है आपका कि वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो आपको ओजोन लगा देना है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन से लगा देना है इससे रिलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग पे आते हैं
इसके बाद जब ओजोन लेयर से डिप्लीशन से रिलेटेड अब हमको गैसेस मिल गई, फाइंड आउट हो गया कि भाई ये गैसेस हैं जो कि ओजोन का डिप्लीशन कर रही हैं, तो उसके बाद इसके 2 साल बाद 1985 में ये हो रहा है, इसके 2 साल बाद फिर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर के आए, जो वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही बनाया गया। ये प्रोटोकॉल था, बाध्यकारी था, और इस पे बाध्यकारी था देशों पर, तो जितने भी कंट्रीज थी 197 मेंबर्स जो थे उन सब ने इसको रेटिफाई किया धीरे धीरे करके। और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह चीज की गई कि भाई जो सीएफसी हम लोगों ने फाइंड आउट की है गैस, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही है, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रही है, उसको हम लोग बैन करते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही सीएफसी को यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल अब आप नहीं करेंगे, और जो देश कर रहे हैं उनको धीरे धीरे इसको फेज आउट करना है, अपने यूज से हटाना है। इसके बाद लगभग सभी देशों ने धीरे धीरे करके 197 कंट्रीज ने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया, और रेटिफिकेशन के बाद ये लागू हो गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहां पे? 1987 में कनाडा में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हुआ था। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हो गया तो सीएफसी को तो बैन कर दिया गया। सीएफसी के बाद इसी को आप कह सकते हैं सीएफसी और एचसीएफसी, इन दोनों को बैन करने के बाद अब जब एक नई गैस लाई गई कि भाई एक इसकी जगह पे कुछ तो अल्टरनेटिव चाहिए, भाई हमको रेफ्रिजरेटर तो यूज करना ही करना है, हमको एसी तो यूज करना ही करना है, तो एक नई गैस इसकी जगह इंट्रोड्यूस की गई, उसका नाम था एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एचएफसी गैस जो है बेसिकली ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करती, ओजोन लेयर पर इसका खतरा नहीं होता है, ठीक है, बट इसमें एक मुश्किल यह है कि यह बहुत ही ज्यादा हाईली पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो 14,000 या 15,000 गुना ज्यादा कैपेबल है ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो हालांकि जो एचएफसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी, ये ओजोन का डिप्लीशन भले ही ना कर रही हो, बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगी। तो इसका भी एक नुकसान हो गया कि भाई एक चीज को हमने छुड़वाया और दूसरी चीज हमारे लिए नुकसानदायक बन गई। आज इस एचएफसी का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अब इस एचएफसी को हटाने के लिए इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आगे जाकर के काफी दिनों के बाद, देखो ये हो रहा है 1987 में, लेकिन इसी में फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट किया गया। किगाली जो है रवांडा में है, और 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया भाई कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है एचएफसी जो है, इसको भी अब फेज आउट करना है, हमको धीरे धीरे हटाना है। तो ये क्या है? इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि किगाली अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक सुधार किया गया कि भाई अब एचएफसी को भी हमको हटाना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, एचएफसी जो है, ये यूज की जाती है एज एन अल्टरनेट टू सीएफसी एंड एचसीएफसी एंड एचबीएफसीज। एचएफसी जो होती है, जैसे हमने आपको बताया कि ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन तो नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाईली पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि अब एक नई समस्या हो गई खड़ी, और इस समस्या को दूर करने के लिए हमने किगाली अमेंडमेंट किया, और अब अलग अलग देशों को अलग अलग गाइडलाइंस दी गई कि भाई इस साल तक आपको इस गैस को फेज आउट करना है, अपने देश से, अपने देश में इसके इस्तेमाल को खत्म करना है। जैसे भारत की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन इसमें बात करेंगे तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का सिर्फ 3%, वर्ल्ड का सिर्फ 3% जो है एचएफसी का उपयोग करता है। मतलब वर्ल्ड की जितनी एचएफसी उसमें 3% कंजम्पशन इंडिया का है। लेकिन बहुत बड़े बड़े देश हैं जैसे कि यूएसए, इसका कंट्रीब्यूशन है 37% इमिशन में, 37%। चाइना की बात करें तो 25% है। तो इस तरह से इंडिया तो वैसे भी बहुत कम कंजम्पशन कर रहा है इन बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में, ठीक है। और भारत को 2047 तक एचएफसी का जो इस्तेमाल है उसको 80% तक कम करना है। 2047 तक इसके इस्तेमाल को 80% तक कम कर देना है, ये हमको टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। अलग अलग देशों को अलग अलग टारगेट्स मिले गए हैं। तो ये इंडिया का पोजीशन है इस एचएफसी को लेकर के। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू of control and phasing out of use of ozone depleting substances
तो कौन सा है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था ये, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, कि क्योटो प्रोटोकॉल में, कि नगोया में? अभी हमने आपको बताया, सिंपल सा आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी डायरेक्टली बिल्कुल आपको यूपीएससी दे देती है, ये उनको बोलते हैं ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, सिंपल सा याद है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो यूपीएससी आपके पाले में गेंद फेंक देती कि भाई कर लो जो भी करना है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे हमने बात करी है, कुछ हमने कन्वेंशन प्रोटोकॉल भी देख लिए जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे। स्टडी IQ पीसेस से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।